हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्फोनगेट्स। तो आज हम ईएल थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में बात करेंगे। ट्रायल एंड एरर थ्योरी साइकोलॉजी सेकेंड ईयर डीएलएड के फर्स्ट यूनिट का एक पार्ट है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। ईएल थॉर्नडाइक यानी कि एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी। तो उस थ्योरी के बारे में पढ़ने से पहले उसकी इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। थॉर्नडाइक एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्हें हम फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, अब जो एजुकेशनल साइकोलॉजी के फादर यानी कि ईएल थॉर्नडाइक थे, उनका मानना ये था कि जो लर्निंग है वो एक रिज़ल्ट होता है रिलेशनशिप या एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स का। अब स्टिमुलाई क्या होता है? स्टिमुलाई या स्टिमुलस एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारा रिस्पॉन्स मांगती है, जो हमें आकर रिस्पॉन्स देने के लिए, कोई भी रिस्पॉन्स हो सकता है, सुनना, बोलना, खाना पीना, जवाब देना, देखना, कोई भी रिस्पॉन्स हो जो हमसे रिस्पॉन्स मांगती है चीज़, उसको हम स्टिमुलस बोलते हैं या स्टिमुलाई भी। ठीक है, तो अब रिस्पॉन्स क्या होता है? रिस्पॉन्स वही होगा जो हम किसी चीज़ को देख के रिएक्ट करते हैं या जो भी एक्शन करते हैं वो हमारा रिस्पॉन्स होगा। अब मैं कुछ बोल रही हूँ, आप कुछ सुन रहे हो, तो मैं एक स्टिमुलस हूँ या एक स्टिमुलाई हूँ और आप मेरे रिस्पॉन्स सीकर हैं। ठीक है, आप मेरा रिस्पॉन्स मांग रहे हैं, आप मुझे रिस्पॉन्स दे रही हैं। ठीक है, हाँ, तो थॉर्नडाइक मानते थे कि जो लर्निंग है, जो हम चीज़ें सीखते हैं, वो एक रिज़ल्ट होता है जब हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एसोसिएशन कर लेते हैं। ठीक है, दोनों को एसोसिएट कर लेते हैं कि जो स्टिमुलस मुझे, अगर कोई भी स्टिमुलस है, कोई भी चीज़ मुझे बोल रही है कुछ करने के लिए, अगर मैंने उसका पर्टिकुलर रिस्पॉन्स दे दिया और वो ठीक है और मैं उन दोनों चीज़ों के बीच में एसोसिएट करना सीख गई, तो फिर मैं चीज़ लर्न करना सीख जाऊँगी। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। दिस थ्योरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्लेजर पेन थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी या बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, इस थ्योरी के 3 नाम होते हैं। ये सीटेट वगैरह में पूछ लिया जाता है कि इस थ्योरी को किस नाम से जानते हैं। अब इस थ्योरी को प्लेजर पेन थ्योरी भी बोलते हैं कि प्लेजर मिला तो रिस्पॉन्स जो है वो ज़्यादा होगा, पेन मिला तो रिस्पॉन्स कम भी हो सकता है या सडनली ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, देन स्टिमुलस और रिस्पॉन्स थ्योरी तो होगी ही, क्योंकि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एसोसिएशन होगा इस थ्योरी के अंदर। अब बॉन्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग, क्योंकि हम चीज़ों के बीच में बॉन्डिंग करना या उनको बॉन्ड करना सीख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। थॉर्नडाइक कंडक्टेड मैनी एक्सपेरिमेंट्स ऑन डॉग्स, कैट्स एंड फिशेस। थॉर्नडाइक ने बहुत सारे एनिमल्स पे अपने एक्सपेरिमेंट किए थे ताकि वो हम ह्यूमंस पे उनको जनरलाइज कर सकें। ठीक है, उनके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं डॉग्स पर, कैट्स पर और फिशेस पर। He believed that when we learn any process, during that process we make many mistakes, but repeated trial helps in enhancement of learning and decreasing of errors. अब जैसे हमने कोई चीज़ सीखी, ठीक है, हम जितनी बार उस चीज़ को करेंगे ना, उतना ही हमें परफेक्शन आ जाएगा। हम उतनी ही बार उस चीज़ को, मतलब उतना ही ज़्यादा उस चीज़ को अच्छे से कर पाएंगे जितनी बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो थॉर्नडाइक भी यही मानते थे कि जब कोई इंसान कोई प्रोसेस करता है तो वो बहुत सारी गलतियाँ करता है, पर वो गलतियाँ जब सुधरती हैं जब वो उन चीज़ों को प्रैक्टिस करता है। जो उसने गलतियाँ की होती हैं वो नेक्स्ट स्टेप्स में नहीं करता और उनको प्रैक्टिस करके इम्प्रूव करता है। ठीक है, अब जैसे किसी बच्चे को रीडिंग नहीं आती है, अगर वो बच्चा कोई भी बुक लेके एक पैराग्राफ को बार बार पढ़ेगा, सोचो पहले उसे वर्ड्स ज्वाइन करने भी नहीं आ रहे, अब वो उसी पैराग्राफ को डेली एक बार रीड करता है, तो धीरे धीरे करके वो उसमें परफेक्शन गेन कर लेगा। फिर वो उस पैराग्राफ को बिना देखे भी बोल देगा। तो इसी को हम बोलते हैं परफेक्शन गेन करना। पहले गलती सब करते हैं पर धीरे धीरे करके सब सीख जाते हैं। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था एडवर्ड ली थॉर्नडाइक और उनके विचारों के बारे में। नेक्स्ट, अब एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने कंडक्ट किया था वो एक्सपेरिमेंट क्या था? He put a cat in the puzzle box with iron bars on the sides. उन्होंने एक बिल्ली को एक पजल बॉक्स के अंदर डाल दिया जिसके साइड में आयरन बार्स लगे हुए थे, जैसे जेल में होते हैं ना लंबे लंबे आयरन के बार, वैसे ही जिस बिल्ली को उन्होंने डिब्बे के अंदर डाला था उस बिल्ली के बॉक्स में भी बहुत सारे आयरन बार थे। On the floor of the box there was a fixed wooden slat which when pressed opened the door. अब जो ज़मीन थी, जो फ्लोर था उस बॉक्स का, उस पे एक स्लैट था। ठीक है, या फिर इसको लेवल भी लिखा होता है कहीं जगह, काफ़ी जगहों पर।
तो जब भी वो स्लैट या फिर लेवर को प्रेस करेगी, वैसे ही उस बॉक्स का डोर जो है, जहाँ से बिल्ली को घुसा के अंदर बिठाया गया था, वो डोर खुल जाएगा। A cat was placed inside the box and food was placed outside the box. अब बिल्ली को अंदर बिठा दिया और खाने को बाहर रख दिया। The cat was kept hungry for 24 hours. बिल्ली को 24 घंटे के लिए भूखा रखा गया। The cat could only get food if she learned to press the slat or lever which opened the door. अब बिल्ली को जब ही खाना मिलेगा जब बिल्ली उस लेवर या फिर जो स्लैट था, वो जो वहाँ पे हैंडल टाइप लगा हुआ था, उसको दबाएगी। ठीक है। द कैट मेड सेवरल अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स ऑफ बाइटिंग द आयरन बार्स, स्ट्राइकिंग बार्स विद हेड, एंड फाइनली इट वॉज सक्सेसफुल इन ओपनिंग द डोर बाय प्रेसिंग द स्लैट। अब एक्सप्लोरेशन जो है वो हर किसी के स्वाभाविक होता है, हर कोई करता है। अब बिल्ली को अगर हम बॉक्स के अंदर रख देंगे तो बिल्ली को जब भूख लगेगी या भूख नहीं भी लगे, थोड़ी देर सो जाएगी, फिर उठ के कुछ तो करेगी। तो जैसे ही बिल्ली ने बॉक्स के अंदर एक्सप्लोर करना शुरू किया, चीज़ों को इधर उधर दबाना शुरू किया, भूख की वजह से आयरन बार्स को काटना, उस पर सिर मारना, उसको थप्पड़ मारना या हाथ से टच करना स्टार्ट किया, बिल्ली ने गलती से लेवर को दबा दिया। जैसे ही बिल्ली ने लेवर को दबाया, वैसे ही गेट खुल गया और सामने गरम गरम खाना रखा था। तो बिल्ली के मुंह में जो पानी आ रहा था खाना खाने के लिए, बिल्ली ने खाना खा लिया। अब बिल्ली ने मेहनत की, ठीक है, बिल्ली ने एक्सप्लोर किया, बिल्ली ने बहुत कोशिश की कि कोई ना कोई चीज़ दबाने से गेट खुले। जैसे ही गेट खुला, बिल्ली को समझ आ गया कि हाँ, जब मैं इस जगह कूद रही थी तब यहाँ पे कुछ दबा था जिससे गेट खुला था और मुझे खाना मिल गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। The same experiment was repeated several times and it was found that the cat in each successful attempt took less time in pressing the slat and opening the door. तो अब हमने क्या देखा कि ये एक्सपेरिमेंट जब बार बार किया गया तो ये नोटिस किया गया कि बिल्ली हर अटेम्प्ट में कम टाइम लगा रही है। अगर पहले 2 घंटे लगाए थे तो दूसरे अटेम्प्ट में वो 1 घंटा 50 मिनट लगा रही है, तीसरे अटेम्प्ट में और कम टाइम लगा रही है, और धीरे धीरे करके बिल्ली का जो टाइम है वो कम होता जा रहा है उस लेवर को प्रेस करने के लिए। और अब एक टाइम ऐसा आएगा कि जब बिल्ली को भूख लगेगी, बिल्ली को भूख लगते ही बिल्ली लेवर को प्रेस करेगी, क्योंकि बिल्ली को समझ आ जाएगा कि जब उसे भूख लगेगी उसको उस लेवर को प्रेस करना है ताकि वो बाहर जा पाए। ठीक है, तो ये हमने उस कैट की कंडीशनिंग की थी। ठीक है, एक तरह से कंडीशनिंग कह सकते हैं। ट्रायल एंड एरर से बिल्ली ने खुद जाना, खुद कोशिश की, उसने गलतियाँ की और गलतियों से अपना आंसर या जो उसको चाहिए थी चीज़ वो पाली। ओके, तो अब इस इमेज में देखते हैं। इस इमेज में दिखाया गया है कि फर्स्ट में, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में बिल्ली अंदर से ही खाना लेने की कोशिश कर रही थी, पर बिल्ली को खाना नहीं मिला तो वो बस अंदर से खाने को घूर रही है कि खाने तक कैसे पहुँचेगी। देन थर्ड में वो अंदर एक्सप्लोर कर रही है, और फोर्थ इमेज में बिल्ली ने बाय मिस्टेक लेवर को प्रेस कर दिया और उसको खाना मिल गया, खाना लेने के लिए बाहर आ गई। ये थोड़ी क्लियर इमेज है कि बिल्ली ने एक्सप्लोर करते हुए अंदर कैसे लेवर को प्रेस किया, बस। ठीक है, तो अब फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या है, कि जो ये थ्योरी है उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है रीइंफोर्समेंट फॉर गेटिंग फूड। अब सोचो, अगर बिल्ली को भूख ही नहीं लगी है तो बिल्ली लेवर प्रेस करने के लिए एक्साइटेड ही नहीं होगी, बिल्ली का मन ही नहीं करेगा लेवर प्रेस करने के लिए। ठीक है, अगर बाहर फ़िश की जगह या बिल्ली के फेवरेट फ्रूट की जगह मैं जूस रख दूँ जो बिल्ली को पसंद ही नहीं है, तो बिल्ली इतनी एक्साइटेड होगी बाहर निकलने के लिए? नहीं होगी। तो प्रॉपर रीइंफोर्समेंट होनी चाहिए ताकि जो अगला इंसान या अगली चीज़ है वो कुछ काम करने के लिए रीइंफोर्स हो। ठीक है, एक्साइटेड हो, थोड़ी क्यूरियोसिटी दिखाए कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी है। ठीक है, मैं इसे ट्रायल कोशिश कर करके करना चाहूँगी, सीखूँगी। ठीक है, देन प्रैक्टिस टू प्रेस लेवर और स्लैट। अब अगर बिल्ली प्रैक्टिस ही नहीं करती, बिल्ली इतनी ज़्यादा आलसी होती कि वो प्रैक्टिस करने के लिए एक्सप्लोर ही नहीं करती, वो बस सोती रहती वहाँ पे कि मुझे खाना नहीं मिल रहा है तो ठीक है मैं लेटी रहूँगी, मैं खाने की कोशिश ही नहीं करूँगी लेने की। तो कुछ हो पाता? नहीं हो पाता। इसीलिए प्रैक्टिस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। थर्ड है टाइमिंग, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स टाइमिंग। सोचो, अगर बिल्ली ने बहुत कोशिश की और लेवर उसको मिले ही नहीं,
वो प्रेस भी करने की कोशिश करे पर बिल्ली से लिवर ही प्रेस ना हो, और बिल्ली खाना ना मिलने की वजह से बेहोश हो जाए, तो टाइमिंग पे भी अफेक्ट पड़ा ना। अगर उसको सही टाइम पे खाना नहीं मिला तो क्या होगा, फिर जो हमारी ट्रायल एंड एरर थियरी थी वो तो पूरी ख़राब हो जाएगी, वो तो काम ही नहीं करेगी ना कहीं पे। तो इसीलिए टाइमिंग, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की टाइमिंग, जब बिल्ली को भूख लगे उसी टाइम पे लेवर दबना चाहिए उससे। अगर उसी टाइम पे नहीं तो थोड़ी देर बाद लेवर दबना चाहिए, बिल्कुल हद होने के बाद नहीं कि पूरे दिन बिल्ली से लेवर ही नहीं दबा, बिल्ली बेहोश होकर गिर गई है, मर ही गई अंदर। ठीक है, तो टाइमिंग भी बहुत इम्पैक्ट डालती है ट्रायल और एरर पे। फोर्थ है एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट ऐसा मिले कि सोचो हमने क्या किया, बिल्ली तो बॉक्स में डाल दी, पर बिल्ली में पहले से बॉक्स के अंदर पहले से ही एक चूहा था, बिल्ली ने चूहे को खाया, उसकी भूख मिट गई और बिल्ली वहीं पे सो गई। तो एनवायरनमेंट भी देखना पड़ेगा कि फिज़िकल, मेंटल, हर कोई स्टेट देखनी पड़ेगी। क्या पता बाहर से इतना शोर हो रहा हो कि बिल्ली को भूख ही ना लगे और वैसे ही सो जाए। ठीक है, तो एनवायरनमेंट भी, जो भी हो एनवायरनमेंट ठीक होना चाहिए वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए या फिर वो थियरी इम्प्लाई करने के लिए। देन मेंटल हेल्थ। सोचो बिल्ली की तबीयत ही ख़राब है, बिल्ली को भूख नहीं लग रही है, या फिर जो चीज़ हम बिल्ली से करवाना चाह रहे हैं, किसी बच्चे से कराना चाह रहे हैं ट्रायल एंड एरर के थ्रू, वो करने के लिए अगला इंसान मेंटल हेल्थ में ही नहीं है। हो सकता है बिल्ली बहुत बूढ़ी हो गई हो, बेचारे की मरने की स्थिति आ रखी है और वहाँ पे हम उसे ट्रायल एंड एरर की कोशिश करा रहे हैं, तो वो नहीं हो पाएगा ना। फिज़िकल हेल्थ ख़राब हो, बिल्ली की तबीयत ख़राब हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो जिसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ट्रायल एंड एरर जिसके ऊपर इम्प्लाई कर रहे हैं, उसकी मेंटल हेल्थ, एनवायरनमेंट, मोटिवेशन, सब कुछ ठीक होना चाहिए। ठीक है, मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल, सब सारी हेल्थ ठीक होनी चाहिए। नेक्स्ट है मोटिवेशन। उसमें काम करने के लिए मोटिवेशन होना चाहिए। अब कोई इंसान है जिसको इंग्लिश भी नहीं आ रही है, मैं उसको फ्रेंच सिखा रही हूँ बैठ के, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है उसके अंदर, फिर भी मैं उससे कराया जा रहा हूँ कि नहीं हो जाएगा, एक ना एक बार हो जाएगा, कोशिश करो कोशिश करो, होगा ही नहीं। मोटिवेशन होना चाहिए ना कोई काम करने के लिए, तभी तो कोई काम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है रिपीटिशन। रिपीटिशन वही, प्रैक्टिस जितनी बार करेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। रिपीट करते रहो चीज़ को। ठीक है, जितनी बार हम ट्रायल एंड एरर की प्रैक्टिस कराएंगे, जितनी बार कोशिश कराएंगे, उतनी ही बार, मतलब उतना ही अच्छे से काम होगा। नेक्स्ट है इमीडिएसी। अब ये क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। अब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में रिलेशनशिप कैसी है, क्या स्टिमुलस और रिस्पॉन्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कि अगर किसी बच्चे को टॉफ़ी पसंद है तो क्या मैं उसको टॉफ़ी ही प्रोवाइड कर रही हूँ, और अगर मैंने सोचो एक बच्चे को बोला कि बच्चे अगर आप ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करोगे, आपने अगर उसमें सक्सेसफुल हो गए, आपने इसमें अच्छे से किया और आपके फुल मार्क्स आए, तो मैं आपको एक चॉकलेट ला के दूँगी। ठीक है, या मैंने उसको बोला मैं आपको फरेरो रोशर का डिब्बा ला के दूँगी। ठीक है, बहुत अच्छी चॉकलेट होती है। अब बाय चांस बच्चे के अच्छे मार्क्स आए, ठीक है, बच्चे ने बहुत मेहनत की, बच्चे के अच्छे मार्क्स आए, पर मैं उसको चॉकलेट ही नहीं ला के दी, तो जो स्टिमुलस थी जिसने उसके अंदर की भूख पैदा की कि हाँ भाई मुझे चॉकलेट मिलेगी अगर मैंने ये काम किया, तो बच्चे ने काम किया पर मैं उसको चॉकलेट ही ला के नहीं दी, तो बच्चे के अंदर की जो एक्साइटमेंट थी, जो स्टिमुलस क्रिएट हुआ था रिस्पॉन्स मार्क्स लाने के लिए, मुझे रिस्पॉन्स मिल गया, पर मैंने जो उसको स्टिमुलस प्रॉमिस किया था वो नहीं दिया, तो बच्चे को नेक्स्ट टाइम से काम ही करने का मन नहीं होगा कि आप चॉकलेट तो लाते नहीं हो, बस काम करा लेते हो। तो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, जो स्टिमुलस प्रॉमिस किया गया है वो स्टिमुलस मिलना चाहिए। नेक्स्ट है एज। चिल्ड्रन आर ईजीली कंडीशनड दैन एडल्ट्स। जब हम बच्चों को कोई चीज़ फुसलाते हैं ना, किसी चीज़ के लिए, बच्चे ईजीली फिसल जाते हैं और जब अच्छे से बात मान लेते हैं। हालांकि जब हम बड़ों के साथ कोई कंडीशनिंग करते हैं, बड़ों में लॉजिक डेवलप हो चुका होता है, बच्चों में लॉजिक इतने अच्छे से डेवलप नहीं हुआ होता है, तो हम बच्चों से ऐसी चीज़ें ईजीली करा सकते हैं। हालांकि बड़ों के साथ भी करा सकते हैं, पर बड़ों को टाइम लगेगा। ठीक है, बड़ों को समझाने में और अपने साथ कंडीशन करने में, अपने साथ ढालने में उस चीज़ में हमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, देन एज हो गया। देन इंटेलिजेंस, ग्रास्पिंग थिंग्स ईजीली। अब जो हाईली इंटेलिजेंट होंगे ना, हो सकता है वो ईज़िली अडेप्ट हो जाए, पर हाईली इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, उनमें भी लॉजिक ज़्यादा होता है, उनको कंडीशन करने में थोड़ा टाइम लगता है। जो इतने इंटेलिजेंट नहीं होते, जो बातों में ईज़िली आ जाएंगे,
या फिर जो हमारे साथ कोप करने के लिए, मतलब हमारे साथ काम करने के लिए राज़ी होंगे, वो हमारे साथ ईज़िली काम कर पाएंगे, ठीक है, वो ईज़िली कंडीशन हो पाएंगे। अब एक्सटर्नल बैरियर्स क्या हैं? एक्सटर्नल बैरियर्स जैसे कि हम कंडीशनिंग करा रहे हैं, हमने बच्चे को बोला है कि अगर आपने ये चीज़ बहुत अच्छे से की, आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, तो आपको बहुत सारी चॉकलेट्स मिलेंगी, ठीक है। पर पहले से ही, अब जैसे घर में क्या होता है, जैसे दादा दादी हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते हैं, तो वो बच्चों को पहले से ही सामान ला के दे देते हैं। अब बच्चे को तो मैंने प्रॉमिस किया था कि उसके अच्छे मार्क्स आए तो मैं चॉकलेट लूँगी, पर मैंने क्या देखा, बच्चे के पास तो पहले से ही बहुत सारी चॉकलेट आ चुकी हैं, दादा दादी ने ला के दे दी है। तो बच्चे की जो कंडीशनिंग हो रही थी, जो उसको स्टिमुलस प्रोवाइड करने के लिए प्रॉमिस किया गया था, वो उसको पहले से ही मिल रहा है। बच्चा जो मैं चॉकलेट्स देने वाली हूँ उसके लिए उतनी मेहनत नहीं करेगा। तो एक्सटर्नल बैरियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, या हो सकता है जब बच्चे को टाइम ही नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए, या कोई किसी चीज़ के प्रैक्टिस करने के लिए, हर 24 घंटे पढ़ाई ही थोड़ी होती है, बाकी चीज़ों के लिए भी अगर मैंने उसे कुछ और प्रॉमिस किया है, एक्सटर्नल बैरियर्स भी बहुत बिग फैक्टर होता है। हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा जब किसी की कंडीशनिंग हो रही है किसी चीज़ को लेके, कि वो किस एनवायरनमेंट में जाके बैठ रहा है, वो हमारे अलावा किसी और चीज़ के बहकावे में आ गया तो कंडीशनिंग वहाँ पे बीच में बहुत बड़ा बैरियर बन जाएगा कंडीशनिंग में, ठीक है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, लॉज या प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रायल एंड एरर। मैंने अपने पिछले वीडियो में इसके लॉज पहले ही बता दिए थे, जो मेन लॉज होते हैं लर्निंग के। आप घुमा फिरा के हर किसी थियरी के अंदर वही लॉज आने हैं, बस लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, उसके अंदर का कंटेंट चेंज हो जाएगा, पर बात वही रहनी है, ठीक है। अब जैसे इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ रेडीनेस, या इसको लॉ ऑफ मोटिवेशन, लॉ ऑफ मेंटल सेट भी बोलते हैं, ये भी हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि लॉ ऑफ रेडीनेस, जब तक इंसान रेडी नहीं होगा, उसका मेंटल सेट नहीं बना होगा, उसमें मोटिवेशन नहीं आया होगा काम करने के लिए, वो काम करेगा ही नहीं, ठीक है। तो उसके अंदर मोटिवेशन, रेडीनेस और मेंटल सेट उसका बना होना चाहिए। नेक्स्ट है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जिसको हम लॉ ऑफ प्रैक्टिस या लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ भी बोलते हैं। ये भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस, सभी हमने ऑलमोस्ट पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे, एक या दो लॉ ही नहीं होंगे जो बाकी बुक्स में थे, दूसरी बुक से मैंने लिखे। अब लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ क्या है? लॉ ऑफ यूज़ होता है व्हेन एन एक्टिविटी इज़ रिपीटेड अगेन एंड अगेन इट इज़ लर्नड इफेक्टिवली। लॉ ऑफ यूज़ में हम एक चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। जितनी बार हम प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार उसको यूज़ में लाएंगे, वो चीज़ उतनी ही अच्छे से याद होगी। अब लॉ ऑफ डिसयूज़ क्या होता है? लॉ ऑफ डिसयूज़ को लैक ऑफ रिपीटिशन की वजह से कॉजेज़ फॉरगेटिंग। जब हम रिपीटिशन नहीं करते हैं तो हम चीज़ों को भूल जाते हैं, ठीक है। लैक ऑफ रिपीटिशन लीड्स टू फॉरगेटिंग। जितना हम चीज़ों को शॉर्ट टर्म में डाल लेंगे उतनी ही वो हटती जाएंगे। हम जितना रिवाइज़ करते हैं ना चीज़ों को, जो जैसे मैंने अभी एक सेंटेंस पढ़ा, ठीक है, तो पहले वो मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है? हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में 4 से 5 चीज़ें एक साथ हम याद कर सकते हैं, वर्ड्स मान लो या नंबर्स मान लो, ठीक है। अगर मैं उनको बार बार रिपीट करूँगी ना, तो वो धीरे धीरे करके मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में पहुँचेंगे। जैसे जो हमारी पहले बचपन की यादें होती हैं, वो काफ़ी बार रिपीट हो चुकी होती हैं, हम काफ़ी बार उनके बारे में सोच चुके होते हैं। हालांकि अभी मैं याद करूँगी मैंने कल सुबह क्या खाया था, तो वो मैं भूल चुकी होंगी, क्योंकि वो मैंने रिपीट नहीं किया है। जो चीज़ हमने बार बार रिपीट की होगी वो हमें याद हो जाएगी, जो नहीं की होगी वो याद नहीं होगी। तो लॉ ऑफ यूज़ यानी कि जो चीज़ हम यूज़ में ला चुके हैं वो अच्छे से याद रहेगी। लॉ ऑफ डिसयूज़ में क्या होता है? जो चीज़ हमने याद नहीं की है वो हम भूल जाएंगे। अब नेक्स्ट है लॉ ऑफ अफेक्ट, लॉ ऑफ प्लेजर पेन, लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड अनोयंस। इसके 3 नाम हैं, इसको भी याद रखिएगा। If connection between a stimulus या situation and response is satisfying, that connection strength is increased, but when it is accompanied by an annoying state, its strength decreases. अब वही चीज़ है, अगर किसी चीज़ को देखकर प्लेजर मिलेगा तो वो एक्शन रिपीट होगा, अगर किसी चीज़ को देखकर पेन मिलेगा तो वो एक्शन रिपीट नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, जैसे हमने लास्ट वीडियो में हॉस्टल वाला एग्जांपल लिया था, बच्चा हॉस्टल में जा रहा है, वो डेली उसने फर्स्ट डे देखा कि फर्स्ट बेल बजती है तो सब नीचे भागते हैं बाथरूम की साइड, सेकंड बेल पे सब हॉल की साइड खाना खाने के लिए भागते हैं, थर्ड बेल पे सब हॉस्टल से निकल के कॉलेज जाते हैं, ठीक है। तो अब बच्चे उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो गया,
ठीक है। वो उसने लॉ ऑफ यूज़ किया, उसने जो भी चीज़ उसने सीखी थी उसको डेली प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। वो भी बाकी बच्चों की तरह टाइम पे उठ रहा है, टाइम पे खा रहा है, टाइम पे कॉलेज जा रहा है, ठीक है, सब ठीक चल रहा है, उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है लाइफ में, उसका टाइम से ही बैलेंस बन रहा है। अब दूसरा बच्चा है, वो टाइम पे ना तो उठ रहा है, ना टाइम पे मेस में जा रहा है खाना खाने के लिए, कुछ भी टाइम पे नहीं कर रहा है, उसका पूरा स्केड्यूल ही बिगड़ गया है, ठीक है। तो उसको लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा और वो हमेशा ही करता रहेगा, यार कभी टाइम पे ही नहीं उठ पा रहा हूँ, मैं तो मेस में भी नहीं जा पाता हूँ, मैं तो खाना भी नहीं खा पाता हूँ, मैं तो सही क्लासेस मिस कर देता हूँ। तो वही चीज़, जब हमें कोई काम करके सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना, अब जैसे असाइनमेंट्स एक बार टाइम पे कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो ये हो जाता है यार चलो कंप्लीट हुए, सारी टेंशन हटी दिमाग में से। तो जब कोई किसी चीज़ को करके सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो वो चीज़ हम रिपीट करेंगे। अब एक बार अगर चीटिंग कर लेते हैं लाइफ में, बच्चों का क्या होता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ भाई चीटिंग कर ली, मज़े आए, पढ़ना नहीं पड़ा, तो बच्चे उसको रिपीट करते हैं। पर एक बार फंस जाते हैं तो सारी सेटिस्फैक्शन निकल जाती है, फिर छोड़ देते हैं उस चीज़ को करना। तो एक बार सेटिस्फैक्शन नहीं, एक बार मतलब कुछ अनोइंग स्टेट हो जाती है तो जो पहले वाला असर है वो कम हो जाता है, उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो इसको लॉ ऑफ अफेक्ट या प्लेजर पेन भी बोलते हैं। इसी जो ये लॉ है इसी के ऊपर ये पूरी थियरी बेस्ड है, ठीक है, प्लेजर पेन के ऊपर। अगर अच्छे से काम हुआ है, जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है उन दोनों के बीच में अच्छा एसोसिएशन इस्टेब्लिश हुआ है, तो वही प्लेजर मिलेगा। अगर अच्छा इस्टेब्लिश नहीं हो पाया है रिलेशन दोनों के बीच में, तो फिर पेन वाली सिचुएशन होगी और गंदे वाला बिहेवियर जो है वो कम हो जाएगा, अच्छे वाला बिहेवियर जो है ज़्यादा हो जाएगा। ओके, ठीक है। हाँ, तो SR यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स कनेक्शन कैसा है इस थ्योरी में? कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स, इधर, ठीक है। कनेक्शन बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स कैसा है? पहले में सेटिस्फाइंग कनेक्शन अगर है तो रिजल्ट्स इन स्ट्रेंथनिंग ऑफ कनेक्शन। अच्छा, ये तो थर्ड लॉ की बात है, ठीक है। अब कनेक्शन कैसा है थर्ड लॉ में? अगर सेटिस्फाइंग कनेक्शन है तो वो स्ट्रेंथ करेगा कनेक्शन या बॉन्ड को, ठीक है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के कनेक्शन को। और दूसरा, अगर अनोइंग स्टेट है तो वो वीकन करेगा कनेक्शन या फिर बॉन्ड को। वही चीज़, अगर हम खुश हैं कोई काम करके तो फिर हम उसको रिपीट करेंगे, हमारी जो स्ट्रेंथ है उस काम को लेकर या जो कनेक्शन बना है हमारा, वो रिजल्ट जो है वो इम्प्रूव होगा, अदरवाइज़ वो फिर डिक्रीज़ हो जाएगा। अब सेकेंडरी लॉज क्या हैं इस थियोरी के? फर्स्ट है लॉ ऑफ वेराइड रिस्पॉन्स या लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। पिछले वाले वीडियो में मैंने मल्टीपल रिस्पॉन्स का दूसरा नाम नहीं बताया था, जो है वेराइड रिस्पॉन्स, वो मैं वहाँ मेंशन कर दूँगी एडिट करके, ठीक है। हाँ, तो सेकेंडरी लॉज में भी पहला है वेराइड रिस्पॉन्स या मल्टीपल रिस्पॉन्स। ये क्या होता है? ये आप जितने भी यहाँ पे लॉज हैं या पिछले वीडियो में जाके इसके एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ठीक है, अगर आपका मन करे तो। बाकी मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ बता दूँगी। अब मल्टीपल रिस्पॉन्स है, एटीट्यूड ओपिनियंस है, पार्शियल एक्टिविटी है, ये सब एक ही चीज़ घुमा फिरा के एक ही चीज़ के बारे में बात करते हैं कि जब हम किसी चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, अगर हमारा मेंटल सेट होगा उस चीज़ के बारे में, तो हम उस चीज़ को अच्छे से कर पाएंगे। पर अगर हमारा मेंटल सेट नहीं बना होगा उस चीज़ के बारे में, हम किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो हम उसको अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। अब मल्टीपल रिस्पॉन्स में एक छोटी सी जिस्ट दे देती हूँ। मल्टीपल रिस्पॉन्स होता है जब हम बच्चे को छोटी छोटी हेल्प दे देते हैं और बच्चा खुद अपना रिस्पॉन्स जनरेट करता है। बच्चा अपनी एक चीज़ को लेके अपने मल्टीपल रिस्पॉन्स देता है और फिर हम उसको करेक्ट करते हैं कि हाँ आप यहाँ सही जा रहे हो, यहाँ गलत जा रहे हो। हम उसको एक एक चीज़ में हेल्प नहीं करते हैं, बस स्कार्फ फोल्डिंग करते हैं या फिर उसको थोड़ी सी बस हिंट दे देते हैं, बच्चा खुद काम बाकी सारा खुद करते हैं। दूसरा है लॉ ऑफ प्रीवियस बिलीव्स, एटीट्यूड एंड ओपिनियन। अब लॉ ऑफ एटीट्यूड में क्या होता है कि बच्चे का जिस चीज़ के प्रति जो एटीट्यूड होगा ना, बच्चा वैसे ही काम करेगा। अब अगर बच्चे को मैथ्स पसंद है तो बच्चा खुद से उठा के मैथ्स पढ़ने लग जाएगा। बच्चे को सोशल साइंस पसंद नहीं है तो वो नहीं पढ़ेगा, उसको उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके एटीट्यूड और ओपिनियन को हमें भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ये करवाते वक्त, ट्रायल एंड एरर थियरी उसके ऊपर अप्लाई करते वक्त।
तीसरा है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। जब भी हम कोई एक्टिविटी कराएंगे तो हमें उसको वो पूरा एक साथ नहीं समझाना है। अगर मैं आपको पूरी यूनिट एक ही वीडियो में समझा दूंगी तो आप नहीं कर पाओगे, भूल जाओगे आधे से ज़्यादा। 20% याद होगा तो 20 बाकी 80% जब तक याद नहीं होगा जब तक उसको रिपीट नहीं करोगे, ठीक है। अगर मैं आपको हर टॉपिक अब जैसे एक वीडियो में करा रही हूँ तो आप समझ पाओगे उसको अच्छे से, ठीक है। तो जब भी हम कोई एक्टिविटी कराएंगे तो उनको पार्ट्स में कराना है बच्चों को, ओके। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिस्पॉन्स एनालॉगी या असिमिलेशन। ये डिपेंड करता है कंडीशनिंग पे और एसोसिएशन पे कि बच्चा जो है चीज़ों के बीच में कैसी एसोसिएशन करा पा रहा है, ठीक है। अब जैसे बच्चे को ये एग्ज़ाम्पल बहुत पुराना, ठीक है। जब हम पढ़ रहे थे डीएलएड में तब से हमारी टीचर ये एग्ज़ाम्पल दे रही हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसने देखा कि एक अंकल मूंगफली ख़रीद के लाए, ठीक है। बच्चे ने देखा कि अंकल ने मूंगफली ख़रीदी, उसको छील रहा है, मूंगफली को दाना खा रहा है और छिलके को नीचे फेंक के जा रहा है, ठीक है। और इधर उधर हर जगह मूंगफली के छिलके फैला दिए। अब दूसरे अंकल हैं, वो मूंगफली लेकर आए हैं और उन अंकल ने मूंगफली खाई, दाना मुंह में डाला और जो छिलका था वो वापस मूंगफलियों में ही मिक्स कर दिया। बच्चे ने देखा कि दोनों अंकल बुद्धू हैं, एक नीचे गंद फैला रहा है और दूसरा उसी में फैल रहा है। मूंगफलियाँ कैसे ढूंढेंगे अंकल, आधी मूंगफलियाँ वेस्ट हो जाएंगी ऐसे तो बच्चे ने क्या कहा, जब मम्मी मूंगफली ले रही थी तो बच्चे ने मम्मी को कहा मम्मी एक थैली एक्स्ट्रा ले लो। तो बच्चे ने अपना असिमिलेशन लगाया, ठीक है, अपनी थोड़ी बुद्धि लगाई। बच्चे ने कहा कि मैं मूंगफली की एक थैली एक्स्ट्रा ले लूँगा, मैं मूंगफली खाऊंगा, जो छिलके बचेंगे उसको दूसरी थैली में डाल दूँगा। ना तो मेरी मूंगफली और छिलके मिक्स होंगे, ना ही मेरा एनवायरनमेंट गंदा होगा, ठीक है। तो इससे थोड़ा असिमिलेशन समझ में आ गया होगा कि बच्चे ने उसने अपने एनवायरनमेंट में देखा, उससे उसको अपनी नॉलेज लगाई और फिर यूज़ किया, ठीक है। हाँ, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग क्या होता है। अब जैसे इसी वाले एग्जाम्पल में बच्चे ने एक सिचुएशन देखी कि अंकल जो मूंगफली है वो थैली के अंदर डाल रहे हैं, दूसरे अंकल मूंगफली ज़मीन पे डाल रहे हैं, छिलके ज़मीन पे डाल रहे हैं। बच्चे ने अपनी एसोसिएटिव शिफ्टिंग की। शिफ्टिंग क्या की, जो उसने एसोसिएशन किया था, ठीक है, उसको शिफ्ट कर दिया। जब उसने अपने लिए मूंगफलियाँ ली तो उसने उसको रियल लाइफ में खुद इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की, उस चीज़ को मॉडिफाई किया, ठीक है। जो उसकी प्रीवियस लर्निंग थी ना, जो उसने पहले 2-3 दिन पहले मूंगफलियाँ देखी थी उन अंकल के पास, उसको अब 2-3 दिन बाद अपनी लाइफ में खुद मॉडिफाई करके यूज़ किया है, ठीक है। अपनी नॉलेज को एक एनवायरनमेंट से, एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में यूज़ किया है, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है लॉ ऑफ प्रिमेसी। प्रिमेसी में क्या होता है, जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स होंगे ना बच्चा उनको पहले करेगा। अब जैसे सोचो कि आज 14 है तो 18 को बच्चे का एग्ज़ाम है, तो बच्चे का एग्ज़ाम हिंदी का है, ठीक है। तो अब बच्चे को हिंदी की प्रिपरेशन करेगा या जो एग्ज़ाम आखिर में है उसके प्रिपरेशन करेगा, जो पहले ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उस चीज़ की प्रिपरेशन करेगा ना। तो ये लॉ ऑफ प्रिमेसी है। सोचो अभी बच्चा 5th क्लास में है, ठीक है, और मैं उसको कह रही हूँ कि बच्चे तेरे ये ना 10th क्लास में काम आएगा, ये अभी कर ले। तो बच्चा कहेगा दीदी क्या बात कर रहे हो आप, अभी 5th का तो करने, तो 10th का कहाँ करा रहे हो आप मुझे। तो जो चीज़ आपकी इसके लिए इम्पॉर्टेंट है उसी चीज़ की कंडीशनिंग करानी या उसी चीज़ की प्रैक्टिस करानी उसको इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वही चीज़ बच्चा ज़्यादा मोटिवेशन के साथ करेगा। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रीसेंसी। रीसेंसी में क्या होता है, जो चीज़ अभी रिसेंटली याद की गई होती है ना वो बच्चे को जल्दी याद होती है, उसमें कंडीशनिंग करना बहुत ईजी रहता है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। अब कितनी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी है स्टिमुलस की। अब मैंने बच्चे को कहा अगर तूने 10 पेज लिखे कर्सिव राइटिंग बुक के तो मैं तुझे 1 टॉफ़ी दूंगी, तो बच्चा काम नहीं करेगा, कहेगा जाओ दीदी मैं खुद ही खरीद लूँगा, इतने पेजेस मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो बच्चे को अच्छे स्टिमुलस प्रोवाइड करना भी इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको कितना स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दे रहे हैं। कम से कम 2 चॉकलेट तो दे दो अगर वो 10 पेजेस लिख रहा है तो, तभी तो बच्चा काम करेगा ना। नेक्स्ट है लॉ ऑफ बिलोंगिंगनेस। जो बच्चा जिस सिचुएशन में या जो भी चीज़ जिस सिचुएशन में बिलोंग करती है, जो लगता है कि हाँ भाई ये जगह मेरे लिए सूटेबल है, यहाँ मैं एडजस्ट हो पाऊँगा, बच्चा उसी एनवायरनमेंट में सीखेगा। तो ये होता है लॉ ऑफ बिलोंगिंगनेस, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या होते हैं, ये आता है सीधा 5 नंबर में।
ठीक है। किसी भी थ्योरी की एजुकेशनल इम्प्लीकेशन लिख दो। मैंने लिखा हुआ है पॉइंट्स में, अगर आपको पैराग्राफ्स में लिखना है तो वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। मुझे पॉइंट्स में आंसर लिखने की आदत है, मैं बड़े आंसर्स नहीं लिख सकती हूँ। नेक्स्ट है ट्रायल एंड एरर के एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। कैसे होगी? हम स्टूडेंट्स को एनकरेज कर सकते हैं ट्रायल एंड एरर से। जब बच्चा कोई गलती करेगा हम उनको एनकरेज करेंगे अच्छा स्टिमुलस प्रोवाइड करके, तो बच्चों को एनकरेजमेंट मिलेगी। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ टेंडेंसी ऑफ वर्क, मेकिंग चिल्ड्रन डू देयर वर्क देमसेल्फ टू बिल्ड देयर कॉन्फिडेंस इन देम। अब अगर हम बच्चे से ऐसे थोड़ी बहुत हमने उनकी हेल्प कर दी, फिर कहा कि बच्चे खुद ट्राई करो, खुद कोशिश करो, अपनी गलतियाँ करो और सीखो, ठीक है। तो बच्चे के अंदर थोड़ी सी इंडिपेंडेंस फील होगी उसको कि हाँ भाई मैं काम खुद कर सकता हूँ, उसमें टेंडेंसी ऑफ वर्क जो होगी डेवलपमेंट होगी उसकी, ठीक है। बच्चे को काम करना आएगा। अब अगर उसको सर्कल ड्रॉ करना भी नहीं आ रहा, हमने कहा कोई नहीं भाई, कंपास ले, पेंसिल ले, कोशिश कर, आ जाएगा। बच्चा कोशिश करेगा, आ ही जाएगा, ठीक है। पूरी ज़िंदगी गलत नहीं बनाएगा, खुद आ जाएगा। नेक्स्ट है फोर्स और प्रैक्टिस। फोकस लिखा है फोकस ऑन प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन। हमें ये फोकस कराना पड़ेगा प्रैक्टिस और रिपीटेशन पे। जब तक प्रैक्टिस और रिपीटेशन नहीं होगी कोई काम नहीं होगा। लर्निंग वाले में प्रैक्टिस, रिपीटेशन, मोटिफिकेशन, मोटिवेशन, ऐसे ऐसे वर्ड्स याद रखो, ये तो आनी है हर कहीं पे। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब बच्चा इंडिपेंडेंट बनेगा, खुद काम करना आएगा, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी तो खुद ही डेवलप ही होगी, ठीक है। सेविंग ऑफ टाइम एंड पावर। अब मैं बच्चे को बोल रही हूँ, बच्चे 2 to 4 होता है, ठीक है। बच्चे ने याद कर लिया पर बच्चा 2 दिन बाद भूल गया, ठीक है। मेरी पावर, मेरा टाइम वेस्ट हुआ, मैंने जो एनर्जी लगाई थी याद कराने में वो बच्चा भूल गया। हालांकि अगर हम दूसरी सिचुएशन लें, मैंने बच्चे को कहा बच्चे 2 + 2 करोगे ना, ऐसे 2 हमने बीट्स यहाँ पर ली, 2 बीट्स वहाँ पर ली, उनको इकट्ठा रख दिया तो कितने बने? 1 2 3 4 बने। तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं 2 × 2 होता है 4। तो ऐसे बच्चे को समझ आ रहा है। बच्चा अगर 2 2 ज़ा 4 भूल भी गया तो खुद निकाल लेगा। अब जैसे a+b² का फॉर्मूला है, वो मैंने एक 9th क्लास के बच्चे को याद कराया, ठीक है। बच्चा फॉर्मूला भूल गया, पर अगर मैंने उसको डिराइव करना सिखाया होगा ना, तो वो ज़िंदगी में नहीं भूलेगा उसको, ठीक है। तो अगर हम उसे ट्रायल एंड एरर से सिखाएंगे, मैंने बच्चे को लिख दिया, अब a+b² क्या होता है? a+b × a+b। इसको हम सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। अब बेशक बच्चा उसको गलत भी कर रहा है, ठीक है, मैंने उसको बता दी, नहीं बच्चे तो गलत कर दिया आपने, दोबारा कोशिश करो, इसको दोबारा कोशिश करो। जितनी बार वो गलती करेगा, जितनी बार वो सीखेगा, उसको उतनी बार समझ आ जाएगा पिछली बार मैंने ये गलती की थी, इस बार ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। उसको वो अपनी गलतियों से सीखेगा। ट्रायल एंड एरर का मेन मोटिव यही है कि बच्चा अपनी गलतियों से सीखेगा, ठीक है। तो इससे टाइम भी सेव होगा, पावर भी सेव होगी, एनर्जी भी सेव होगी, ठीक है, कुछ वेस्ट नहीं होना इधर। नेक्स्ट है इम्पॉर्टेंस ऑफ रेडीनेस। अब आगे ये भी पढ़ते हैं। थॉर्नडाइक बिलीव्स दैट रेडीनेस इज प्रिपरेशन फॉर एक्शन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉर्नडाइक ये मानते हैं कि रेडीनेस क्या होती है? प्रिपरेशन फॉर एक्शन। जो हम रेडी हो रहे हैं, हम किस चीज़ के लिए रेडी हो रहे हैं? कोई एक्शन लेने के लिए रेडी हो रहे हैं ना। हाँ, तो थॉर्नडाइक यही मानते हैं, जो चीज़ लॉजिकल है वही बोल रहे हैं वो, कि रेडीनेस वो होती है जब हम कोई काम करने के लिए, जो एक्शन लेने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। इफ़ अ प्यूपिल यानी कि स्टूडेंट या चाइल्ड, ठीक है, इफ़ अ प्यूपिल इज़ रेडी टू लर्न, देन शी और ही वुड बी एबल टू लर्न more quickly and effectively than being forced to learn out of will. अब जैसे ही मैं अब एक 2nd क्लास के बच्चे को पढ़ा रही हूँ 2-3 दिनों से, तो अगर उसको कोई किसी चीज़ में मोटिवेशन होता है ना, उसका काम कर रहा होता है, मतलब उसका मन कर रहा होता है काम करने के लिए, तो वो फटाक से सब कुछ याद कर लेती है। पर अगर उसका मन नहीं कर रहा होता ना, तो बेशक मैं आधे घंटे के लिए उसके सिर पे बैठी रहूँ कि बेटा ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, तो नहीं करने वाली वो। तो रेडीनेस सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। जब तक अंदर से मोटिवेशन कुछ नहीं आएगा काम करने के लिए, काम होगा ही नहीं। तुम ट्रायल एंड एरर लगाओ, क्लासिकल कंडीशन लगाओ, ओपरेंट लगाओ, कुछ लगाओ, ठीक है। तो रेडीनेस पैदा करना किसी के अंदर कुछ काम करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, लिमिटेशंस। अब सारी चीज़ें हो गई हैं, लास्ट में लिमिटेशंस ही बची हैं। लिमिटेशंस क्या है? एनर्जी कंज्यूमिंग है। अब एनर्जी कंज्यूमिंग, अब कुछ भी सिखाएंगे तो एनर्जी कंज्यूमिंग तो होना ही है, ठीक है।
इसमें एनर्जी खैर यूज़ हो रही है तो अच्छी चीज़ के लिए यूज़ हो रही है, पर एनर्जी तो यूज़ हो रही है, तो ये एक इसकी लिमिटेशन है। ठीक है, अब अगर मैं नॉर्मली उसको याद करा दूँ 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 तो रट लेगा एक बार में बच्चा, आ जाएगा उसको करना। पर उसको मैं पूरा सिखा रही हूँ, बेटा ऐसे 2 टाइम्स 2 क्या होता है, 4 होता है। मैंने ऐसे 2 बीट साथ रखी, 2 बीट साथ रखी, कितना हुआ, तो उसमें कितनी एनर्जी लगेगी, है ना, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। कंसेप्ट बिल्ड हो रहे हैं, दैट इज़ अ गुड पॉइंट, वो एडवांटेजेस में आ जाएगा पर लिमिटेशंस में भी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रैंडम एफर्ट्स। द थियरी इग्नोर्स रोल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, डिस्क्रिमिनेशन एंड इंसाइट इन लर्निंग। अब रैंडम एफर्ट्स आ जाते हैं इसके थियरी के अंदर। थ्योरी इग्नोर कर देती है रोल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को, क्योंकि अब जैसे मैंने बच्चे को सारा कुछ नहीं समझाया, ठीक है, मैंने सिर्फ इसको बीट्स पकड़ा दी, मैंने कहा जा बेटा खुद हिसाब लगा, ठीक है, 2 का टेबल लिख के दिखा दो मुझे। अब बच्चा ट्राई करेगा, ठीक है, थोड़ा गलत लिखेगा, फिर मैंने कह दिया नहीं भाई ये तो गलत लिखा है, दोबारा ट्राई करो। बच्चा दोबारा ट्राई करेगा, ठीक है, ट्राई कर करके एक स्टेप ऐसा आएगा बच्चा बिल्कुल परफेक्ट 2 का टेबल लिख के दिखा देगा। ठीक है, तब इसमें हमने उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाई, ठीक है, वो हमारी मर्ज़ी है बनाए या ना बनाए, पर जो प्रिंसिपल्स हैं ट्रायल एंड एरर के, जैसे मैं गई थी बीट्स के साथ हम सिखाएं, तो वो हमारी मर्ज़ी है। पर ट्रायल एंड एरर में ऐसा कुछ बोला नहीं हुआ है कि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। अगर वो साथ बोलें कि हमें उसको उनके बेसिक्स बना के उनको छोड़ देना है कि बेटा आप जाके ट्राई करो, ये नहीं है कि हमने उनको साइंस लैब में छोड़ दिया कि जाओ बेटा तुम्हारी दुनिया है, एक्सप्लोर करो, जो आए करो, बच्चे तो तहलका मचा देंगे। ठीक है, तो उनकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी इंपॉर्टेंट है, जब तक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होगी ये अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट है एम्फेसिस ऑन रोट लर्निंग। अब रोट लर्निंग पे एम्फेसिस होता है इसका, ये बच्चा खुद करेगा तो बच्चे तो खुद के हिसाब से ही काम करेंगे ना। रोट लर्निंग इज़ ईजी देन अंडरस्टैंडिंग, तो ये इसमें पॉइंट आ जाता है। नॉट मच यूज़फुल फॉर ब्राइट स्टूडेंट्स। अब ब्राइट स्टूडेंट्स की क्यूरियोसिटी इतनी होती है, अगर हमने उनको कुछ पकड़ा दिया ना, बच्चे खुद करो इसको, तो उनके अंदर क्वेश्चंस इतने पनप जाते हैं कि ये अगर मेरा ये आंसर आ रहा है तो क्यों आ रहा है। वो ट्रायल एंड एरर से काम नहीं करेंगे, वो पूरा टीचर के अंदर जितनी नॉलेज है उनको वो गेन करने की क्यूरियोसिटी रहती है, तो उनके ऊपर ट्रायल एंड एरर नहीं हो पाता है, वो अकेले बैठ के काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अकेले बैठ के काम कराने वाला ट्रायल एंड एरर का उनके साथ काम बनेगा जो खुद सीखने के लिए रेडी है, जिनको दूसरों से सीखना उतना पसंद नहीं है, जिनके कंसेप्ट बिल्ड करने हैं ना हमें बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, उसमें ट्रायल एंड एरर काम आएगा। अब जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं जिनकी बेसिक्स क्लियर हैं, जो थोड़ा और जानना चाहेंगे हर चीज़ में, कि अगर आपने 2 बीट्स दे दी, 2 बीट्स दे दी, मैंने कहा 2 टाइम्स 2 होगा, तो वो एक उसमें भी कोई ना कोई क्वेश्चन ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो ब्राइट स्टूडेंट के साथ ज़्यादा यूज़फुल ये नहीं रहते हैं। ऐसे ही हायर क्लासेस के साथ ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहता है, क्योंकि इनसे ट्रायल एंड एरर से बेस बनता है किसी चीज़ का। अब बेस था तो हायर क्लासेस वाले बच्चों का बन चुका होता है, अब मैं उनको बीट्स दूंगी, जाओ बेटा खुद ट्राई करो, वो तो कहेंगे जाओ क्या बात कर रहे हो, ये मुझे पहले से ही आता है। ठीक है, कोई मतलब अगर कोई भी उनको सिचुएशन प्रोवाइड करेंगे तो हायर क्लासेस के बच्चों को ये चीज़ें आ चुकी होती हैं, वही उतना फसल नहीं पाते हैं। एज के साथ हमने ऊपर पढ़ा था ना कि छोटे बच्चों को हम इजीली इसमें कंडीशन कर पाएंगे, बड़े बच्चे नहीं हो पाएंगे, उसमें लॉजिक डेवलप हो चुके होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट, ठीक है, अब लिमिटेशंस में ये ठीक है। ये इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है, ये वाला पार्ट। इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, स्ट्रेंथनिंग ऑफ बॉन्ड, ये सारा इसमें एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में आएगा। स्लाइड्स थोड़ी ऊपर नीचे हो गई, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट है इसका इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन होता है इसमें। जो ट्रायल एंड एरर है इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में ये भी आएगा कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मोटिवेशन प्रोवाइड करना। ठीक है, एक्सपीरियंस का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, अगर एक्सपीरियंस नहीं होगा ना टीचर को तो वो ये काम नहीं करा पाएगी। ठीक है, अब इसमें रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का भी रोल होता है, ग्रेडिंग ऑफ टास्क होते हैं, यूज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, लर्निंग ऑफ स्किल्स, ये तो सारे अनगिनत हैं। आप ना कुछ एक काम करना, एक ना थ्योरी ले लेना कोई भी, उसके ना अलग अलग बुक्स देखना। ठीक है, जैसे साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है, एक है फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं। सारी बुक्स को देखना, इसमें जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन होंगी ना
सारे के सारे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन एक दूसरे से मिलती जुलती होंगी, बस उसकी जो एक्सप्लेनेशन है ना वो थोड़ी अलग होगी, तो उसको अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करके लिख देना, ठीक है। अब ये जो पॉइंट्स है ना, ये कॉमन वाले पॉइंट्स है, ये इसीलिए अलग से है स्लाइड, तो ये उनके साथ ही मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये अलग से ही आएंगे। अब ये वाले देखो, हेल्पफुल फॉर वीकर एंड बैकवर्ड चिल्ड्रन, ये थोड़े स्पेसिफिक वाले मिले थे मुझे इस वाले थ्योरी के लिए, ये इसीलिए और अलग से लिखे हुए हैं। अब ये जो थ्योरी है ये वीकर और बैकवर्ड चिल्ड्रन के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, क्योंकि जो छोटे बच्चे और जो वीकर होते हैं ना स्टडीज़ में, थोड़े वीकर किस लिए होते हैं, क्योंकि उनके बेसिक्स नहीं बने होते हैं। अब अगर उनके हम बेसिक्स से स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो वो भी बाकी बच्चों की तरह कम्पीट कर पाएंगे, तो इसीलिए ये वीकर और बैकवर्ड चिल्ड्रन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हेल्पफुल रहता है उनके लिए। ये नेगेटिव इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। अब जैसे मैंने क्लास में कुछ समझाया, ठीक है, बच्चों के सामने, कुछ बच्चों को समझ आया, कुछ को नहीं आया, सिर के ऊपर से चला गया, तो बच्चों के मन में ये चीज़ हो जाती है कि ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है हमें, वो फिर पढ़ाई से पीछे हट जाते हैं, नेगेटिव इमोशंस आने लग जाते हैं उनके अंदर। जब मैं ऐसा कुछ करा ही नहीं रही उनको, मैंने खुद सब कुछ, मैंने सिर्फ थोड़ा सा हिंट दिया, मैंने कहा जाओ बच्चों खुद जियो अपनी ज़िंदगी, खुद सॉल्व करो, तो बच्चे खुद सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव इमोशंस वाली चीज़ आएगी नहीं उनके अंदर। नेक्स्ट है इम्प्रूव इन टीचिंग मेथड्स। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में ये भी आएगा कि भाई टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव कर रही है। अब मैं वही चौक और बोर्ड पे जाके खड़ी हो जाऊँगी, वही नॉर्मली पढ़ाऊँगी, बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं उसमें। आजकल के बच्चे तो बिल्कुल उफ, क्या बोलें, क्या बात करें उनकी, बहुत तेज़ है आजकल के बच्चे। तो इन नॉर्मल जो मेथड्स हैं उनसे काम नहीं करने वाले, तो हमें इनोवेशन लाना पड़ेगा एजुकेशन में, कि जैसे बच्चे हैं वैसे ही टीचिंग मेथड्स अपनाने पड़ेंगे, ताकि वो दोनों साथ साथ बैलेंस में चल सके। बच्चों को ये नहीं लगे कि क्या यार बोरिंग चीज़ें पढ़ा रही है मैम, ये तो पहले से ही आती है, ठीक है। उसको इनोवेटिव वे में पढ़ाओ ताकि उनको भी लगे कि हाँ कुछ नया सीखने आ रहा है। ऐसे पढ़ाएंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, तो हम ट्रायल एंड एरर को अपनी रियल लाइफ में क्लासरूम्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्रूव्स ओरल ड्रिल, यहाँ पे आई आएगा, आई इम्प्रूव्स ओरल ड्रिल वर्क। अब हर कुछ अगर हम बोर्ड वर्क कराने लग जाएंगे तो फिर वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता है, तो हमारा ओरल ड्रिल वर्क जो है वो इम्प्रूव होगा। हम बच्चों को कुछ बोलेंगे, बच्चे में कुछ बोलेंगे, तो ओरल वर्क थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ड्रिल क्या होता है, प्रैक्टिस होना किसी चीज़ की, ठीक है। टास्क कैन बी टॉट फ्रॉम ईजी टू डिफ़िकल्ट। अब इसमें जो ट्रायल एंड एरर है इसमें ईजी टू डिफ़िकल्ट ही चलता है। अब जैसे बिल्ली थी, उसने वो आराम से घूम रही थी पहले तो बॉक्स के अंदर ईजीली, सब कुछ इट वाज ईजी। फिर उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आया, फिर कॉम्प्लिकेशंस पड़ी कि जब मैं वहाँ घूम रही थी तब लेवल प्रेस नहीं हो रहा था, तब गेट नहीं खुला, जब मैं इसी एरिया में घूम रही हूँ तब क्यों गेट खुल रहा है, ठीक है। तो थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस पड़ेंगी तो थोड़ा और समझ में आने लगेगा। जब स्टार्टिंग स्टेप्स में होता है ना ज़िंदगी के या किसी भी चीज़ के, तो ईजी लगता है। थोड़ी जब सक्सेसफुल इवेंट्स में पहुँचने लग जाते हैं ना, तो थोड़ा टफ टाइम आ जाता है, वहाँ थोड़ी टेंशन होने लग जाती है। तो वैसे ही इसमें रहता है, स्टार्टिंग में इजी, जब थोड़ा समझने आने लगा तो थोड़ा थोड़ा टफ, लिटिल टफ, ठीक है। तो ईजी टू डिफ़िकल्ट वाले प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन कैन लर्न वेरियस स्किल्स, वॉकिंग, रनिंग, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें भी बच्चे खुद से सीख सकते हैं ट्रायल एंड एरर से। हैबिट फॉर्मेशन एज अ रिजल्ट ऑफ रिपीटेशन, ये भी हम ट्रायल एंड एरर से सिखा सकते हैं, उनकी आदतें बनवा सकते हैं नई नई। यूज़ ऑफ रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, हम इसमें रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का तो यूज़ करते ही हैं, क्योंकि स्टिमुलस तो चाहिएगा ही, रिवॉर्ड में कुछ ना कुछ तो देंगे ही ना बच्चे को, अगर रिवॉर्ड नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी कुछ ना कुछ। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन बिहेवियर ऑफ डेलिक्वेंट चिल्ड्रन, जो वैसे वाले बच्चे होते हैं थोड़े शैतान टाइप के, थोड़े अलग से बच्चे, उनके बिहेवियर में हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं ट्रायल एंड एरर से, ठीक है। हम यही पढ़ते आ रहे हैं इसके अंदर, देखते जाइए, और अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और अगर ऐसे हैंड रिटन नोट्स में प्रॉब्लम होती हो देन यू कैन टेल मी इन कमेंट्स। मैं जो नोट्स हैं वो भी ऐसे टाइपिंग वाले ऐसे स्लाइड्स पे बनाकर देन आई विल प्रोवाइड इट टू यू, ओके। थैंक you for watching the video. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.